नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक के बाद डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में ढिलाई को लेकर काफी समय से लोगों की शिकायतें आ रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जून 2024 तक के निर्धारित समय के अनुसार अभी तक अधिकांश काम हो चुके हैं और शेष कामों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को 20 जून तक की डेडलाइन दी गई है। जानते हैं कि स्मार्ट सिटी का बहुत समय से काम जो रुका था, इसी दौरान जब मेरे समय में इसको शुरू किया गया और एक समय ये आया कि बीच में बड़ी शिकायतें लोगों के द्वारा की गई। मैं भी स्वीकार करता हूं क्योंकि समय विलंब से काम शुरू हुआ और आज मुझे खुशी है इस बात की कि जो निर्धारित समय था यानी जून 2024 हमें एक समय निर्धारित हमारे लिए किया गया था, तो वो जून 2024 जो अब हमारे सामने है, अधिकांश काम हमारे हो चुके हैं और जो अभी बहुत कम काम, जैसे हमारे यहाँ कुछ सीवरेज का काम, कुछ ड्रेनेज का काम, सड़क का एक दो काम बहुत अंतिम चरण में वो भी है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में नदी किनारे बसी बस्तियों को एनजीटी के निर्देश पर हटाने के आदेश जारी होने के बाद विपक्ष ने इसका विरोध किया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। विपक्ष का कहना है कि आगामी समय में मानसून आने वाला है और ऐसे में बस्ती वालों के घर उजाड़ने के बाद उनके रहने की व्यवस्था कैसे होगी। वहीं इस पर शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी उचित होगा उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और बस्ती वासियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। देखिए, आज माननीय मंत्री जी से हम लोग मिले, विपक्षी दलों को लोग, जन संगठनों को लोग, और हमारी मुख्य मांग थी कि जो बेदखली जो मकान तोड़े जा रहे हैं वो कानून के तहत हो और उसमें ये न हो कि आज सुबह आप हमारे घर में आ गए, हमको आपने नोटिस भी नहीं दिया या 2 दिन पहले नोटिस दे दिया और सुबह आ गए तोड़ रहे। ये कानून का राज नहीं है। ये एक तरीके से ये जो बुलडोजर कल्चर है, ये बुलडोजर कल्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेदखली के नियम है और उस एक्ट को हमने एडॉप्ट कर रखा है उत्तराखंड सरकार ने, और जब एडॉप्ट कर रखा है तो आप अपने ही कानूनों को आप नहीं मान रहे हो। और एनजीटी का जो हवाला देकर बार बार कहा जाता है एनजीटी ने कहा, एनजीटी ने कहा, तो एनजीटी ने ये थोड़ी कहा कि आप मलिन बस्तियों पर ही आप चलाइए। एनजीटी का जो आदेश था कि 11 मार्च 2016 के बाद के जितने भी अतिक्रमण हैं उनको जो रिवर जितने भी हमारी है और उसके कैचमेंट एरियाज में जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, उसके स्पष्ट निर्देश है। लेकिन जो मेरे पास जनप्रतिनिधिगण आए थे उन्होंने कहा कि 11 मार्च 2016 से पहले के भी लोगों को हटाया जा रहा है। तो अभी मेरे द्वारा प्रमुख सचिव शहरी विकास को कहा गया है कि इससे पहले के जितने भी व्यक्ति यदि कोई प्रमाण प्रस्तुत करता है कि वो 11 मार्च 2016 से पहले के हैं तो उनके बारे में हम लोग विचार करेंगे। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रकाश जोशी ने काशीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की, जहां उन्होंने चुनाव के दौरान प्रदेश में मिली करारी हार पर समीक्षा किए जाने को लेकर को जरूरी ठहराया। तो वहीं उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हमें अब परिणामों से ऊपर जाकर निकाय चुनाव में जुट जाना होगा, जिससे ज्यादा प्रत्याशियों के से जीत का सेहरा बांधा जा सके। तो वहीं इस दौरान पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नायडू नीतीश के किरदार से पूरा देश वाकिफ है। आप देखना जल्द ही वो फिर पलटी मारेंगे, जिसके बाद मोदी सरकार गिर जाएगी। देखिए, जिस तरह से हमने चुनाव लड़ा, पूरे कांग्रेस परिवार ने एकजुट होकर पूरी ताकत लगाई, परिणाम कुछ भी रहे हो लेकिन बड़ा शानदार चुनाव लड़ा गया। तो मैं आज काशीपुर हमारे कांग्रेस परिवार के साथियों का
और आप मीडिया के माध्यम से पूरे क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार मानने आया हूँ। बड़ा उनका आशीर्वाद रहा, जितना भी उन्होंने हम पर फैसला किया, हम कोशिश करेंगे कि जो भी थोड़ी मोटी कमी रह गई हो जनता का विश्वास जीतने में, उसको और आगे हम उसको सुधारेंगे। इसी संदर्भ में आज सभी हम काशीपुर के कांग्रेस इकट्ठा हैं और हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे आगे कैसे, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव भी आ रहे हैं, उन चुनाव की तैयारी भी कैसे करनी है। और आप सब मीडिया के साथियों का भी आभार मानना था इसका। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में छोटे बच्चों को राज्य आंदोलन की कहानियों को पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही कारगिल में शहीद वीरों के किस्सों से भी बच्चे रूबरू हो पाएंगे। दरअसल सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 में घोषणा की थी कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने पुस्तक तैयार की है, जिन्हें 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक सामाजिक विज्ञान की सहायक पुस्तिका के रूप में पढ़ाया जाएगा। शिक्षा महानिदेशक वंशधीर तिवारी ने बताया कि बाल साहित्य के रूप में एक किताब तैयार की गई है, जिसके माध्यम से छात्र संस्कृति, भौगोलिक स्थिति के साथ साथ राज्य आंदोलनकारी और कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीरों की कहानी पढ़ सकेंगे। इसके अलावा बच्चों को कबूतरी देवी, तीलू रौतेली, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, श्रीदेव सुमन जैसे महान लोगों की कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। इसके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उत्तराखंड से संबंधित कहानी भी उन्हें पढ़ाई जाएंगी। शिक्षा विभाग की ओर से अनूठी पहल की गई है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल में अब बच्चों को महापुरुषों की कहानियां पढ़ाई जाएंगी। इस दौरान बच्चे आंदोलन का इतिहास भी पढ़ेंगे। तमाम दिग्गजों के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानियां भी बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। सीएम धामी ने मुहर उसके लिए देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि जो उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास है, जो हमारे ऐसे नायक नायिकाएं हैं जो जिनको सिलेबस में आना चाहिए या हमारे छात्रों को जानना चाहिए, जो हमारे लोक व्यंजन है, लोक परिधान है, लोक गीत हैं, वो सब भी सिलेबस का पार्ट होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जान सके। तो उसके लिए सीआरटी के स्तर से हमने कमेटी बनाई थी और हर जिले के ऐसे जो जिनके बारे में, जैसे माधव सिंह भंडारी उदाहरण स्वरूप में, इस तरह के जितने लोग भी हैं उनको हमने उसमें लिया है। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड जारी है। पीओपी में कुल 394 जेंटलमैन कैंडिडेट पास आउट होंगे। 355 कैंडिडेट भारतीय जबकि 39 विदेश कैंडिडेट पास आउट होंगे। आज भारतीय सेना को 355 युवा अधिकारी मिल जाएंगे। वहीं मित्र देशों के 39 कैडेट भी पास आउट होंगे। 355 भारतीय कैडेट्स सेना के अलग अलग कोर्स से जुड़कर देश के हर कोने में सेवा देने के लिए जाएंगे। वहीं सेना की उत्तरी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार बतौर निरीक्षक शामिल हुए। अंतिम पग पार करने के साथ 355 जेंटलमैन कैडेट सेना में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हो जाएंगे। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड जारी है। इसी के साथ सेना को कई कैडेट्स मिलेंगे। आपको बता दें कि मित्र देशों के 39 कैडेट भी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद सेना को कई लेफ्टिनेंट्स भी मिलेंगे। बता दें आईएमए में पासिंग आउट परेड जारी है। इस दौरान मित्र देशों के 39 कैडेट भी शामिल होंगे। लास्ट का टॉप पुरानी तहसील कैंपस में जीर्ण सीन पड़े इमारतों को जहां तहसील प्रशासन साफ करने में जुटा है, वहीं पुरानी तहसील कैंपस में एक मामला तहसील प्रशासन का सामने आया है, जिसमें तहसील प्रशासन ने एक बिल्डिंग को बिना टेंडर के ही गिरा दिया। गौरतलब है कि जब राजस्व विभाग अगर कोई पुरानी बिल्डिंग गिराती है तो उससे पहले टेंडर प्रक्रिया होती है
वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि आचार संहिता के कारण इसका टेंडर नहीं बन पाया है। अब इसका मलबा उठाने के लिए टेंडर दिया जाएगा, लेकिन वहीं जो बिल्डिंग धराशायी की गई है उसका भी मलबा शासन के द्वारा हटा दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन किस चीज का टेंडर करेगा। क्योंकि वहाँ से हमारा रास्ता जा रहा है, जितने भी पुराने भवन है चाहे नए भी हो, सब डेमोलिशन की कार्रवाई होगी। नहीं, बगैर टेंडर के किसी को दिया नहीं है, हमने सिर्फ डेमोलिश किया है, उसको डेमोलिश करना है और जब उसकी बिक्री कर देंगे तब नीलामी की, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी तो नीलामी नहीं हो सकती। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही छुटपुट बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने के आसार जताए हैं। ऐसे में मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने से आम लोगों को गर्मी परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही तापमान में सामान्य से 2 या 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते आम जनता को खासी दिक्कतों का भी इस दौरान सामना करना पड़ सकता है। साथ ही हीट वेव चलने को लेकर आम लोगों को सतर्क रहने के निर्देश मौसम विभाग ने दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में बारिश न होने के कारण वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने की आशंका है, जिसके लिए मौसम विभाग ने शासन प्रशासन को अलर्ट रहने के संकेत दिए हैं। जहां अब लोगों को हीट वेव परेशान कर सकती है। जैसे मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि अब हीट वेव लोगों पर कहर बरपा सकती है। हल्की फुल्की बारिश के बाद लोगों को सामान्य राहत मिली थी, हालांकि अब मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी लोगों को परेशान कर सकती है। आपको बता दें कि तापमान में दोबारा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि हीट वेव का कहर बढ़ सकता है। हल्की बारिश के बाद लोगों को राहत मिली थी, हालांकि अब जो खबर सामने आई है वो लोगों को परेशान कर सकती है। दरअसल मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले दिनों में तापमान में इजाफा हो सकता है, तो वहीं हीट वेव भी लोगों को परेशान कर सकती है। खबर देहरादून से है, जहां मौसम एक बार फिर करवट बदलने का अंदेशा जता रहा है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि बारिश के बाद अब एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दरअसल हल्की फुल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई थी, जिससे लोगों को राहत मिली थी, तो वहीं अब तापमान में दोबारा इजाफा होने की जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। इसके साथ ही हीट वेव की संभावना भी जताई जा रही है। तारीख तक देखें तो कोई विशेष एक्टिविटी कुछ दिख नहीं रही, तो करीब करीब मैं ये कहूँगा कि मौसम साफ रहने वाला है। छुटपुट एक्टिविटी, लाइट रेन, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो छुटपुट मिल सकती हैं हायर रीचेज में। बाकी कोई विशेष कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि करीब करीब मौसम जो साफ ही रहने वाला एक वीक अभी आने वाले समय में, और उसकी वजह से जो तापमान है वो अब ग्रेजुअली ऊपर आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि 1-2 दिन बाद जो हीट वेव कंडीशन है आइसोलेटेड प्लेसेस फिर से दिखनी शुरू हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि 9-10 तारीख से जो है जो हीट वेव कंडीशन है, चाहे वो प्लेन्स में कह लीजिए या हिल्स में कह लीजिए, तापमान जो है जो सामान्य से है वो 4-5 डिग्री तक, 5-6 डिग्री तक भी जो है वो ऊपर आ जाएंगे अगले 3-4 दिन में। राजधानी के डोईवाला के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़कौट क्षेत्र में गोवर्धन के तहत लगभग 5000 वर्ग फीट का बायोगैस प्लांट बन रहा है, जिससे ग्रामवासियों को जहां एक तरफ सस्ता ईंधन मिलेगा तो दूसरी तरफ प्रदूषण को रोकने में भी मदद मिलेगी। इसको लेकर देहरादून के जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि इस बायोगैस प्लांट के बनने के बाद 15 परिवारों को बायोगैस का कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य फोकस ग्रामीण ऊर्जा को बढ़ावा देने का है।
खबर देहरादून से है, जहां बायो गैस प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस निर्माण से ग्रामीणों को सस्ते दामों में ईंधन मुहैया कराया जाएगा, तो वहीं बायो गैस प्लांट के जरिए प्रदूषण में भी कमी लाने। खबर देहरादून से है, जहां बायो गैस प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्लांट के निर्माण से प्रदूषण में भी राहत मिलेगी, तो वहीं ग्रामीणों को कम दामों में ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रशासन की ओर से अनोखी पहल की गई है, जहां ग्रामीणों को सस्ता ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बायोगैस प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे प्रदूषण से लोगों को राहत मिलेगी, तो वहीं कम दामों में ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा। जी, मैं अवगत कराना चाहूँगा। डोईवाला में हमारा जो स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के अंतर्गत गोवर्धन योजना के अंतर्गत ये बायोगैस प्लांट निर्मित हो रहा है। इसकी टोटल जो कैपेसिटी है 85 घन मीटर है और इसके बनने के बाद 15 फैमिलीज को इसमें बायोगैस का कनेक्शन दिलाए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही एक चक्की भी इसके थ्रू चलेगी बायोगैस के थ्रू, जिससे संभावित है कि भविष्य में इसमें बिजली भी पैदा हो पाएगी। उत्तराखंड के सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि इस धाम के निर्माण की अवधि 2025 तक रखी गई थी, लेकिन मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि ये धाम 2.5 से 3 महीने में ही बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री के हाथों सैन्य धाम का लोकार्पण किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कार्यदायी संस्था के लोगों को और अपने डायरेक्टर सैनिक कल्याण को जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं बधाई देता हूं कि जिस भाव के साथ, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और बसंत सिंह धामी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और मैंने आकर देखा कि काम की क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो हमारा अमर जवान ज्योति जो स्तंभ बना है वो पूरे हिंदुस्तान में मैं कहूँ सबसे सर्वोत्तम में तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमने अपने लोगों से कहा था कि आप पूरे देश का भ्रमण करके जो बेस्ट है उसे करें और मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि सबसे बेस्ट यहाँ पर किया गया। इसी प्रकार कहीं भी देश के अंदर झंडे की हाइट 100 फीट है, यहाँ पर 120 फीट पर हमने तिरंगा लगाया है। उत्तराखंड में बढ़ते सूदखोरी उत्पीड़न पर अंकुश लगाने को लेकर की एसआईटी गठन के बाद काशीपुर में पुलिस अधिकारियों ने जागरूकता के लिए जन सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें काशीपुर, बाजपुर और जसपुर क्षेत्र के दर्जनों जनप्रतिनिधियों समेत आम लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए एसआईटी के सदस्य और रूधपुर एसपी मनोज कुमार कतियाल ने कहा कि अब सूदखोरों को किसी भी को परेशान करने नहीं दिया जाएगा। काशीपुर समेत अन्य क्षेत्रों में सूदखोरी का मकर जाल तोड़कर इसमें लिप्त सूदखोरों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। बेसिकली ये जन सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस जन सम्मेलन कार्यक्रम के आयोजित करने जाने का उद्देश्य जो है, ये बेसिकली सूदखोरी की समस्या जो है क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसके निराकरण के लिए शासन द्वारा एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसको माननीय डीआईजी साहब रेंज जो है वो जिसको हेड कर रहे हैं, उनके आदेशों पर एक एसआईटी और भी गठित हुई थी, जिसमें एक सदस्य तौर पे मैं इस जन सम्मेलन को हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया। इसमें आईटीआई, जसपुर, काशीपुर और कुंडा, इन 4 थानों के जो जनता है वो इसमें प्रतिभाग कर रही है। चारधाम यात्रा के बीच देहरादून जिला स्वास्थ्य महकमा लगातार एक्टिव मोड में रहकर यात्रियों की स्क्रीनिंग कर रहा है।
इसको लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि 8 मई से ही ऋषिकेश के आईएसबीटी पर ट्रांजिट हॉस्पिटल शुरू किया जा चुका है, जिसमें यात्रियों के स्वास्थ्य की काउंसलिंग और चेकअप किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक 22,000 से ज्यादा यात्रियों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिनमें से 1,662 लोगों में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की शिकायत पाई गई है। जैसा कि आपको पता है कि 10 मई से इस बार हमारी चारधाम यात्रा शुरू हुई थी, तो 8 मई से हमारे द्वारा ऋषिकेश में ट्रांजिट हॉस्पिटल जो हमारा बना हुआ आईएसबीटी पर, उसमें हमारे द्वारा लोगों की काउंसलिंग और उनका हेल्थ चेकअप स्टार्ट कर दिया गया था। तो अभी तक कल के डाटा के अनुसार करीब 22,000 से ज़्यादा लोगों की हम हेल्थ स्क्रीनिंग कर चुके हैं और इसमें से करीब 1,662 लोग ऐसे हैं कि जिनमें ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की शिकायत पाई गई, तो उनको कंसेंट फॉर्म लेके ही आगे यात्रा पर रवाना किया गया। हरिद्वार में हर की पौड़ी कॉरिडोर का काम जल्द रफ्तार पकड़ सकता है। इसको लेकर सरकार की ओर से कंसल्टेंसी फर्म की नियुक्ति कर दी गई है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग के बाद प्राधिकरण के अध्यक्ष और कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फर्म प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार करने और स्टेक होल्डर के साथ समन्वय स्थापित करने का काम शुरू करेगी। बता दें कि प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिसमें कई नए प्रोजेक्ट शुरू करने, शहरी क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करने और प्राधिकरण का वार्षिक बजट पास करना शामिल है। यूआईडीबी एक नई संस्था बनी है और उसकी तरफ से जहां तक मुझे अभी जानकारी है कि उसमें कंसल्टेंट की नियुक्ति हो चुकी है और बहुत जल्दी अब वो आएगी यहां पर। और सबसे पहला जो उसमें प्राथमिकता रखी गई है वो है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। पहले भी हम लोगों ने लगातार इस चीज को यहाँ के हरिद्वार के जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं उनको बताया गया है, स्टेक होल्डर्स को, कि कोई भी प्रोजेक्ट बिना उनके परामर्श के, बिना उनके सुझाव के नहीं किया जाएगा। पौड़ी जिले के कलजी खाल ब्लॉक के 2 दिवसीय खैरलिंग कौथिग का आज समापन हो गया। आज मेले के दूसरे दिन भी हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने महादेव के दर्शन कर मनौतियां मांगी। इस मौके पर मंदिर परिसर में 2 सत्रों में आयोजित कार्यक्रमों के पहले सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, विशेषता अतिथि के रूप में पूर्ण सहकारी बैंक के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष रचना बुटोला आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जबकि समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पौड़ी ने शिरकत की। तो वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर ब्लॉक प्रमुख बीना राणा और प्रदेश अध्यक्ष प्रमुख संगठन एवं द्वारी खाल प्रमुख महेंद्र सिंह राणा की भी मौजूदगी रही। वहीं प्रसिद्ध भजन गायक अनिल भिष्ट और लोक गायिका रेणुबाला और गढ़कला सांस्कृतिक संस्था के लोक कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुति पर कैथी गौर झूमते रहे। इसमें कल 3 धजे चढ़ी, बजाई चढ़ी, एक खैर से, एक मित्रोड़ा और एक मथुरा से। खैर से योग मॉडल कार्यक्रम कराया था और वहीं मित्रोड़ा से एक कार्यक्रम करा था और हमें इस मेले को बजाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा और कर रहे हैं। मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है और आशा भी है कि आप हर तरह की बातचीत से आपने सहयोग किया। आप ये अगली बार शरणी मार्ग से सहयोग करते रहेंगे। बड़ी 3 साल का जो प्राचीन इतिहास है वो नमक और उसके साथ में सिंधु का जो मेल के ऊपर था, उसके मतलब है कि आधारित। उसके बाद में धीरे धीरे इसने कहा कि आसपास के जो बच्चे अस्वास्थ्य से 84 गाँवों श्रद्धालुओं की पट्टी के आस्था बढ़ी है और आस्था बढ़ने के साथ साथ में क्या है कि और भी जो पट्टी आती है और यहाँ तक कि दिल्ली है, देहरादून है, जो भी मतलब छत्तीसगढ़ और अलावा वो भी मतलब यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए, खैरालिंग का ऐतिहासिक मेला है और विकासखंड कलजी खाल के अंतर्गत ये मेला है जो ऐतिहासिक मेला है और शायद ही क्षेत्र में इस तरह का मेला नहीं होता है क्योंकि आसपास छोटे छोटे मेले नहीं होते। खैरालिंग एक ऐतिहासिक मेला है और ये यहाँ पर किया जाता है मुंडेश्वर के नजदीक और बेहद रुचि यहाँ पर देखने को मिलती है क्योंकि 3 ध्वजाएं भी चढ़ती है और अगले दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। देखिए, बलि को खत्म कर दिया गया है, पशु बलि को बंद कर दिया गया है और ध्वजा का जो है कि ध्वजा का पहले से चलन है तो पहले दिन ध्वजा चलाई जाती है, दूसरे दिन पशु बलि होती थी, उसे बंद करके यहाँ पर श्रीफल की पूजा की जाती है और ऐतिहासिक मेला है और सभी लोग यहाँ पर एकजुट होते हैं।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।